103 से 104 बुखार और पीसीएम के बाद भी नहीं उतर रहा है। काफ में इतना पेन है कि बच्चे के लिए उठकर चलना मुश्किल हो रहा है। सर दर्द, चक्कर आना और पिछले 4 दिन से इतना बुखार है कि आप परेशान हैं कि 3 दिन में तो वायरल उतर जाना चाहिए या चले जाना चाहिए। ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है? क्या जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई डराने वाले हैं? आपको डरने की जरूरत है या आपको अवेयर होने की जरूरत है? इन्हीं सारी बातों पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं आज डॉक्टर संदीप नायर। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, सबसे पहले बताइए कि H1N1 क्या है, ये वायरस कहाँ से आया है? देखिए, H1N1 कोई नया वायरस नहीं है, ये बहुत पुराना वायरस है। इनफैक्ट वे बैक अगर स्पेनिश फ्लू अगर आपने सुना हो जो कि 1930, 18, 17 में था, वही है जो फ्लू है। फिर 1977 में रशियन एपिडेमिक हुआ, फिर 2009 का जो पैंडेमिक था जो मेक्सिको और यूएस से चला था, तो वही H1N1 वायरस है। ये एक वायरल डिजीज है। H1N1 इसलिए कहा जाता है कि सरफेस प्रोटीन H यानी हीमोग्लूटिनिन और N होता है न्यूरोएमिनिडेज। तो ये जो सरफेस प्रोटीन होते हैं जो वायरस के, उसके नाम से इसका नाम पड़ा है H1N1 वायरस, वन ऑफ द वायरस जो फ्लू करता है। तो अगर ये इतना पुराना वायरस है तो क्या वजह है कि ऑल ऑफ अ सडन अब इसके केसेस इस तरह से देखे जा रहे हैं, और क्या वाकई हम कह सकते हैं कि अभी H1N1 का आउटब्रेक है? देखिए, ये H1N1 कभी भी खत्म नहीं हुआ था। ये जब भी एपिडेमिक हुआ या पैंडेमिक हुआ तो उसको कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं रहता है एनवायरनमेंट में। और जैसे फेवरेबल एनवायरनमेंट हो, जैसे आजकल का जो मौसम है वो फेवरेबल होता है वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए, तो वो रेप्लिकेट कर लेता है। जैसे मॉइस्चर है, इस टाइम मौसम अच्छा है, बारिशों का मौसम है, तो ये मौसम में वो जल्दी से रेप्लिकेट करता है और इन्फेक्ट करता है। पर ये मौसम तो इससे पहले भी कई बार आया, और आपने बताया कि ये वायरस काफी पुराना है। इनफैक्ट मैंने भी पढ़ा 1996 में भी इसके काफी केसेस। इतने साल अगर पुराना है और वेदर तो रेगुलर चेंज होता ही रहता है, तो ऐसी क्या वजह कि अभी इन सालों में राइट नाउ ये इतना ज्यादा आउटब्रेक की तरह जा रहा है और बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है? देखिए, हर साल होता है ये H1N1, हमने हर साल देखा है। इस टाइम केसेस ज्यादा है। अब बच्चों में और बड़ों में, हर इंडिविजुअल में ये इन्फेक्ट कर रहा है। और ये जैसे इनफैक्ट 2 सीजन होते हैं जब ये हम फ्लू ज्यादा देखते हैं। एक होता है मार्च अप्रैल और रहते हैं ये अगस्त सितंबर वाला टाइम। इनमें वो वायरस ज्यादा रेप्लिकेटर तो करता है जब चेंज ऑफ वेदर होता है, चेंज ऑफ सीजन होता है। तो इस टाइम पे बड़ों को, बच्चों को, सबको ये प्रभावित कर रहा है। जो अच्छी बात ये है कि नंबर तो बढ़ा हुआ है, लेकिन उतना सिविरिटी अभी तक फॉर्चुनेटली ऐसी नहीं है कि मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन डेफिनेटली सिविरिटी नंबर तो काफी है। तो क्या ये वायरस सेम है जो पहले से चला आ रहा है या कुछ म्यूटेट हुआ है? देखिए, धीरे धीरे ये म्यूटेट करते हैं, लेकिन अभी अगर आपने कल ICMR की स्टेटमेंट भी देखे तो कोई नया स्ट्रेन नहीं है। ये वही स्ट्रेन है जो 225 में था, जो लास्ट ईयर में था, वही स्ट्रेन। अभी कोई नया 26 में कोई नया स्ट्रेन वाला अभी तक कोई आया नहीं है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा बहुत एंटीजेनिक शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट होता है, जो वायरस थोड़ा सा बदलता है, लेकिन अभी वही स्ट्रेन है जो लास्ट ईयर भी था। मतलब मैं वही समझना चाह रही हूँ कि अगर इतने टाइम से वही स्ट्रेन चल रहा है तो अभी क्या आपको लग रहा है कि कुछ वजहें हो सकती हैं, वेदर का, या ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ी है, या हमने कुछ ऐसा किया है, खान पान में बदलाव हुए, इम्यूनिटी कम हुई है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब एकदम से स्पाइक देखने को मिल रहा है? कोई ऐसी खास वजह नहीं है कि ये स्ट्रेन क्यों बढ़ा। देखिए, एक बात हम लेके चले कि ये एक ही फ्लू का ही वायरस है। तो हर तरह का जो फ्लू होता है, कभी H1N1 आ गया, इस टाइम H3N2 भी है कुछ केसेस, सारे H1N1 के नहीं है। जैसे कई बार स्वाइन फ्लू का आउटब्रेक हो जाता है, कभी बर्ड फ्लू का आउटब्रेक हो जाता है, हम सब ने देखा ही है पीछे। इस टाइम पे ये फेवरेबल कंडीशन H1N1 की ज्यादा थी, तो वो जल्दी रेप्लिकेट करके ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। और क्राउडेड कंडीशन जो हमारे होती है, जो ज्यादा इस टाइम पे भीड़ भाड़ की जगह पे जाते हैं, उसी तरह से ये फैल जाता है। ये फैल रहा है। अच्छा, बच्चों में बहुत देखने को मिल रहा है। आपने मुझे कुछ देर पहले कहा भी कि एडल्ट्स में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन बच्चों को लेकर हम थोड़े कॉन्शियस भी ज्यादा होते हैं कि क्या हुआ। फीवर जो है इसमें देखने को मिल रहा है कि 103 या 104 है और पीसीएम देने के बाद भी ठीक नहीं रहा। अगर बच्चों में ये सिम्टम दिख रहे हैं तो आप क्या करें? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इवन पैरासिटामोल इसको फीवर को तोड़ नहीं रहा है टाइम्स। आपको कोई और दवाई जैसे कि एसिटामिनोफेन या ब्रूफिन लेना पड़ता है उनको फीवर तोड़ने के लिए, बच्चों में खासकर। बड़ों में भी इवन हम कई बार मेफेनेमिक एसिड या एसिटामिनोफेन देते हैं, क्योंकि ये पैरासिटामोल इतना काम ही नहीं कर रहा, उसको तोड़ ही नहीं रहा। हाँ, एक बार फीवर टूट जाता है तो फिर पैरासिटामोल भी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। बट अगेन अ पॉइंट ऑफ कॉशन, स्पेशली इन चिल्ड्रन, उसमें एसिटामिनोफेन ठीक है, आइबुप्रोफेन ठीक है, लेकिन एस्पिरिन नहीं देना चाहिए,
क्योंकि फ्लू में अगर एस्पिरिन बच्चों को देते हैं तो एक रेय सिंड्रोम करके होती है जिसमें लिवर में और ब्रेन में सूजन आ सकती है, तो वो अवॉइड करना चाहिए एज फार एज चिल्ड्रन आर कंसर्न। रेयर कंडीशन है बट रेयर सिंड्रोम हो सकता है, तो वो एक बार अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर पैरासिटामोल से नहीं टूट रहा तो एस्टामिनोफेन या आइबुप्रोफेन देके उसको फीवर को कंट्रोल किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोल्ड स्पॉन्जिंग जरूर वो भी हम करते हैं, जैसे स्पेशली माथे पे पट्टी रखना, दैट वी कैन ऑल्सो डू इन द चिल्ड्रन। ठीक, आपने स्पॉन्जिंग की बात की, गीली पट्टी रखने की बात की। रिसेंटली मैंने भी अपने बच्चे के साथ यही देखा था। तो हुआ क्या था कि क्योंकि उसे फीवर है, टेम्परेचर मुझे उसका नीचे करना है, पीसीएम के बाद भी नहीं जा रहा है। अब मैंने एसी भी चला रखा है और वो कांप भी रही है बट स्टिल टेम्परेचर नीचे नहीं हो रहा। तो क्या ऐसे में स्पॉन्जिंग करना ठीक है या मुझे रुक जाना चाहिए अभी, कि वो कांप रही है, एसी चल रहा है, माहौल भी ठीक है? देखिए, अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखें, एक टाइम था जब हमें ठंड लगती थी तो हमें कंबल उड़ा दिया जाता था, फिर बाद में देखा गया ये तो हार्म करता है मोर, कोई फीवर और टेम्परेचर और बढ़ा देता है। सो अभी तो कपड़े कम और एसी चलाना और ये स्पॉन्जिंग करना बहुत ज़रूरत है। हाइपरथर्मिया यानी कि हाई टेम्परेचर से बचाना, और इसमें बहुत तेज़ बुखार आता है, 103 104 बहुत आम देखा गया हमें बुखार जो बच्चों में या बड़ों में आता है। तो उसको फीवर को नीचे करना हमारा एक मेन एम होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिसिन के हमें खूब हाइड्रेशन करके रखना है, क्योंकि डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए किसी को बच्चों में। जैसे आप बता रहे थे अभी काफ मसल की बात हो रही थी, काफ पेन बहुत कॉमन है, बिकॉज डिहाइड्रेट हो जाते हैं बच्चे, उनको पेन करते हैं काफी, पैरों में चल भी नहीं सकते, इनको चलने में भी दिक्कत होती है। सो इसलिए उनको हाइड्रेट करना है, पेन किलर भी देना है, और आपने उनको जो मेडिकेशन है वो भी देनी है। फ्लू की मेडिसिन जो आती है ओसेल्टामिविर वो भी देने की जरूरत पड़ती है। जी, मैं थोड़ा सा इसको और खींच ही रही हूँ क्योंकि मैं समझना चाह रही हूँ कि बच्चे को जब आप स्पॉन्जिंग करें तो किस तरह से करें, कब नहीं करें, अगर आप ये भी बता पाएं। सो स्पॉन्जिंग बेसिकली करना चाहिए जब फीवर हाई ग्रेड हो जाए, तो कोशिश कीजिए पट्टी जो बिल्कुल ठंडी रखने की जरूरत नहीं है, अगर नॉर्मल वाटर से भी हो रहा है तो प्लीज डू दैट। माथे पे रख के पहले हम शुरू करते हैं, अगर उसी से फीवर ठीक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कई बार पूरी बॉडी पे भी रखना पड़ जाता है अगर बिल्कुल हाई ग्रेड टेम्परेचर है। टेम्परेचर कम करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, कि अगर 103 104 बुखार ही रहेगा बच्चों में तो काफ़ी चेंजेस आ सकती हैं। सो अगर वो बुखार नहीं जा रहा पैरासीटामोल से तो डेफिनेटली आपको बॉडी में स्पॉन्जिंग करनी होती है। ठीक, अब ये जो फीवर है जैसे 103 104 पीसीएम भी मैं दे रही हूँ, नहीं जा रहा है, दूसरी मेडिसिन दी, अगर वो फीवर नहीं जा रहा तो एक पेरेंट को क्या करना चाहिए? क्योंकि बच्चों के केस में बहुत जल्दी आप डर जाते हैं, तो उस डर से तो डील करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा आप क्या करें अगर फीवर जा ही नहीं रहा है? नहीं, फीवर जाता है, मतलब ठीक है पैरासीटामोल से नहीं जाता, लेकिन एस्टामिनोफेन या आइबुप्रोफेन से तो चला ही जाता है। अगर आप वो देते हैं दवाई तो उससे फीवर चला जाता है, प्लस कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं तो चला जाता है फीवर। हाँ, पैरासीटामोल से कई बार नहीं जाता है, हाँ, लेकिन आपको दूसरी मेडिसिन चल जाता है। जैसे आपने भी खुद कहा कि काफ मसल का आपने अभी जिक्र करा, उसके अलावा आपने कहा कि कई बार स्टमक भी इन्फेक्शन भी दी, तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा पहले बच्चों का लेना चाह रही हूँ। देखिए, मेनली जो फ्लू के सिम्टम्स है वो वही हैं जैसे कोई दूसरे फ्लू के हैं। H1N1 और फ्लू के सिम्टम में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एक्सेप्ट इसमें फीवर बड़ा हाई ग्रेड भी आ जाता है, प्लस इसके अंदर स्टमक अपसेट, स्टमक पेन भी काफी ज्यादा होता है, तो एज कम्पेयर टू अदर फ्लूज इसमें ये ज्यादा होता है। कई बार लॉस ऑफ टेस्ट जस्ट लाइक जैसे कोविड में होता था, इसमें भी काफी रहता है। सो अगेन 2-3 दिन का ये ट्रीटमेंट, ये जो सिम्टम्स है वो रहते हैं। आप ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे जब आपने इनको क्रोसिन या पैरासीटामोल आपने दे दिया उनको, ओसेल्टामिविर दवाई आती है इसकी जो हम यहाँ पे देते हैं बच्चों में भी और बड़ों में भी, वो उसके काम करती है, लेकिन काम करने में 2-3 दिन लग जाते हैं। तो इसके इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 5 days है जो रहेगा, और पेशेंट कैन इनफैक्ट अदर्स ऑल्सो अप टू 7-8 days। तो उनमें जरा सावधानी रखनी है जब भी हमने पेशेंट को देखना है। तो इनफैक्ट मतलब अगर घर में कोई पेशेंट है जिसे H1N1 है तो बाकी लोगों को क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए? देखिए, हम हमेशा ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर किसी को घर में हो जाता है तो उसको मास्क लगा के रखना चाहिए और आइसोलेट कर लेना चाहिए। स्पेशली बुजुर्गों को और बच्चों को दूर रहना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि उनको इन्फेक्शन हो जाए तो उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो सीवियर फॉर्म हो सकता है। और कोई और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है, यानी कोई डायबिटीज है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर है, इनमें अगर हो जाता है H1N1 तो वो ज़्यादा सीवियर फॉर्म ले सकता है। इसलिए इनको हमेशा कहते हैं कि आप एक वैक्सीन ज़रूर लगवा के रखें, हर साल जो वैक्सीन लगानी होती है
स्पेशली दोज हु आर प्रोन फॉर इन्फेक्शन। आप थोड़ा वैक्सीन के बारे में अगर बता पाएं कि कौन सी वैक्सीन है? सो अभी जो फ्लू वैक्सीन जो आ रही है आजकल वो इसको भी कवर करती है। जो नॉर्मल फ्लू वैक्सीन रहती है एवरी ईयर लगानी पड़ती है। जैसे निमोनिया की वैक्सीन एक बार लाइफ टाइम लगा लो जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है, लेकिन फ्लू की वैक्सीन एवरी ईयर लगानी पड़ती है क्योंकि स्ट्रेन कीप ऑन चेंजिंग, तो आपको वो चेंज करना पड़ता है। फॉर्चुनेटली जो आज का स्ट्रेन है, जो इस टाइम जो स्ट्रेन है, वो 25 वाली जिसने लगाई होगी वैक्सीन उसको कवर करेगा। तो इसलिए अगर हम सब ने जिन्होंने 25 में वैक्सीन लगाई थी उसको ये स्ट्रेन कवर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके बावजूद वैक्सीन लगाने के बाद आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन जो बात कोविड में थी वो इसमें भी है कि अगर इन्फेक्शन होगा तो ज़्यादा सिवियर नहीं होगा। वो आपको आराम से, वो भी हल्का सा बुखार रहेगा कि आपको सिम्टम्स काबू में पाए जा सकते हैं। अच्छा, कोविड में पहले हमने ये देखा था कि उसने बच्चों को इफेक्ट नहीं किया था, लेकिन H1N1 में केसेस बहुत आ रहे हैं बच्चों के कि वो बच्चों को इफेक्ट कर रहा है। आपने कहा कि फैलने की बात की आपने कि किस तरह से फैलता है, तो एक मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है कि ये मतलब स्वाइन के थ्रू फैल रहा है या कुछ भी ऐसा, तो ये फैल कैसे रहा है? सो इसका नाम स्वाइन फ्लू इसलिए है क्योंकि सबसे पहले ये पिग्स में देखा गया था। उसी का थोड़ा एंटीजन वहीं से थोड़ा सा चेंज होके ह्यूमन बींग्स में आ गया। अब ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है, स्वाइन से नहीं फैलता। लेकिन स्वाइन फ्लू इसलिए कहा जाता है क्योंकि H1N1 सबसे पहले उनमें देखा गया था पिग्स में। अब ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है, बात करते हुए, ड्रॉपलेट्स होते हुए, इवन सरफेस पे भी ड्रॉपलेट्स रह सकते हैं, तो उसको किसी ने टच किया और फेस पे लगा लिया तो उससे भी फैल सकता है। सो इसलिए हमको आइसोलेट करना पड़ता है। बच्चों में ज़्यादा इसलिए प्रॉब्लम रहती है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, दे आर नॉट वेयरिंग मास्क और टेकिंग प्रिकॉशन, तो वो जब जाते हैं तो एक से दूसरे पे फैल सकता है। और वही बच्चे कई बार घर आके दे मोर अटैच टू ग्रैंड पेरेंट्स देन पेरेंट्स मोस्ट ऑफ अस, तो वो ग्रैंड पेरेंट्स को भी फैला सकते हैं। सो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये रहती है कि अगर किसी भी बच्चे में ऐसे लक्षण पाए जाए तो प्लीज अवॉइड सेंडिंग देम टू द स्कूल, बिकॉज हम चाहते नहीं कि बढ़ाए, और उनको आइसोलेट किया जाए, स्पेशली बुजुर्गों से भी। अगर जरा सा भी सिम्टम्स उनको लगते हैं, परामर्श करें अपने स्पेशलिस्ट से और पता कर लें अगर स्वाइन फ्लू है तो प्लीज उनको आइसोलेट करें, डोंट लेट देम मिक्स इन द क्राउड। अच्छा, आपने कहा कि ड्रॉपलेट से भी या जैसे किसी सरफेस पे, तो कोविड के केस में ये देखा गया था वो काफी लंबे टाइम तक एक्टिव रहता था और वो काफी देर तक इन्फेक्शन फैला सकता था। स्वाइन फ्लू में भी कुछ है ऐसा? इसमें भी जो ड्रॉपलेट्स होते हैं दे कैन स्टे एट सम सरफेसेस इवन अप टू मेनी आवर्स, नॉट टू डेज की बात नहीं है, बट एटलीस्ट कई आवर्स तक रह सकते हैं, कई आवर्स तक। हाँ, तो इसलिए जब भी हम स्वाइन फ्लू की बात करते हैं, जब ड्रॉपलेट्स आते हैं किसी के पास जाए तो फिर हम अच्छे से हैंड वॉश करें। वही जो प्रिकॉशन लेनी है, हैंड हाइजीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी शुड डू। ऑफ कोर्स मास्क से तो कवर करना ही है अपने फेस को भी, और सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट के फेस को कवर किया जाए ताकि ड्रॉपलेट्स बाहर ना जाए। लेकिन हैंड हाइजीन एंड डिस्टेंस इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज एनीथिंग एल्स। मुझे लगता है कि सोशल डिस्टेंस तो अब परमानेंट हमारी लाइफ में आई है। बट इतनी पॉपुलेशन, इतनी क्राउडिंग इज सो डिफिकल्ट टू डू इट, डिफिकल्ट टू डू इट। इसलिए मास्क लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, स्पेशली N95 है जो बचाता है। नॉर्मल मास्क तो कई बार इन वायरसेस को बचाता ही नहीं है। तो मतलब ये तो फिर एक तरह से ऐसे हो गया ना कि मतलब जैसे आपने जो 2 टाइम बताए ईयर में कि मार्च के आसपास और ये वाला टाइम, तो आप कोई इन्फेक्शन फैला है या नहीं फैला है, आप मतलब मास्क आप लगाना शुरू ही कर दें इस टाइम में। देखिए, कोविड ने काफी बुराइयां की, लेकिन एक अच्छाई की अगर मैं कहूँ कि उन्होंने मास्क लगाना सिखा दिया। पहले अगर आप मास्क लगा के इफ यू यूज्ड टू गो इन कम्युनिटी तो खोज होते पता नहीं क्या हो गया। अब मास्क लगा के देखेंगे, यू डोंट फील ऑड एंड देन यू नो किसका बचाव है। अब मैं हॉस्पिटल में सुबह से शाम पेशेंट देखता हूँ तो मैं मास्क लगा के रखता हूँ। मुझे मालूम है इनमें से कोई स्वाइन फ्लू आएगा या दूसरे फ्लू आएंगे, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। सो दोज हु आर प्रोन फॉर इट, खासकर दोज जिनको इम्यूनिटी कम है, जिनको अगर हो गया तो काफी सिवियर फॉर्म हो सकता है। और जब आप क्राउडेड प्लेस पे जा रहे हैं या इवन हॉस्पिटल पे जा रहे हैं जहाँ पे इन्फेक्शन रेट्स आर क्वाइट हाई, क्योंकि पेशेंट्स वहाँ पे रहते हैं, तो आप उस टाइम पे मास्क जरूर डालें। मैं नहीं कह रहा हर कोई घर में डाल के बैठे, बट एटलीस्ट पब्लिक प्लेस पे जब जा रहे हैं जहाँ आपको लगता है कि केस आ सकता है, और अगर ये किसी की इम्यूनिटी कम है, ज़्यादा प्रोन है कि स्वाइन फ्लू हो जाएगा तो सीवियर फॉर्म ना हो जाए, तो प्लीज़ मास्क लगा लें, कोई हार्म नहीं है मास्क लगाने। अच्छा, आपने सीवियर फॉर्म की बात की, सीवियर फॉर्म कब होगा, किससे, मतलब कौन सी सिचुएशन वो होगी कि? देखिए, नॉर्मल जो स्वाइन फ्लू के जो लक्षण है वो वही है, हाई ग्रेड फीवर, सो थ्रोट, आंखों में पानी आना, हेडेक होना, और कुछ हद तक पेट में दर्द और डायरिया भी हो सकता है।
लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं उनमें ज़्यादा सीवियर फॉर्म होता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होना। देखो अगेन मैं कहूँगा कोविड के बाद हर एक ने पल्स ऑक्सीमीटर भी घर में रखा हुआ है। हाँ। पहले किसी को पता नहीं होता ये क्या चीज़ होती है, तो आप अपना ऑक्सीजन जो चेक करते रहे। हमारी नॉर्मली 97-98% होते हैं, बट अगर ये 92-93 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब आप सीवियर फॉर्म में जा रहे हैं। तो ये पेशेंट को बायलैटरल निमोनिया हो सकता है, दोनों तरफ का लंग्स में निमोनिया हो सकता है, जहाँ पे सिचुएशन फॉल कर सकती है। हेडेक सीवियर हो सकता है, फीवर टूट नहीं रहा, कंफ्यूजन हो सकती है। सो दीज पेशेंट आर गोइंग फॉर अ सीवियर, दिस इज द सीवियर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन। हमारे पास पेशेंट है जो इवन आईसीयू में और इवन वेंटिलेटर पे है, बट उनको इम्यूनिटी कम थी इसलिए वो गए हैं। सो ऑफ कोर्स आपको प्रिकॉशन रखनी बहुत जरूरी है। ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। सीओपीडी वाले हो गए या स्मोकर्स हो गए या अस्थमा के पेशेंट्स हो गए, उनके लिए तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। डेफिनेटली, बट नॉट ओनली क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, जिसकी इम्यूनिटी और किसी कारण भी हो, फॉर एग्जांपल हार्ट पेशेंट है या फिर जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर का पेशेंट है, एल्डरली पेशेंट है, इवन डायबिटिक है, क्योंकि जब भी इम्यूनिटी कम होगी तो कोई भी डिजीज आएगी उसका फॉर्म थोड़ा सीवियर फॉर्म हो जाएगा। ओबेसिटी भी हो सकती है क्योंकि वो तो आपको बिल्कुल ही हर तरफ से यस, ओबेसिटी मदर ऑफ ऑल डिजीज वही हम कहते हैं। वो तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि हर चीज उसमें बढ़ जाती है। आपने कहा कि थोड़ा डिफरेंट होता है H1N1, तो कैसे कोई ये समझे कि, क्योंकि क्या होता है ना, जब आपको फीवर होता है तो 3 दिन तो हम पीसीएम में ही निकालते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो इनिशियली ही आप कैसे समझ सकते हैं कि नहीं ये नॉर्मल फ्लू नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? तो सिम्टम कोई 1-2 सिम्टम जो डिफरेंट हो। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग H1N1 और दूसरे फ्लू के सिम्टम ऐसे कोई बहुत डिफरेंट नहीं है कि हम एकदम से बता दें ये स्वाइन फ्लू है। और हर किसी को मैं कहता भी नहीं टेस्ट करो, क्योंकि ये अभी भी अगर हम केसेस देख रहे हैं, सपोज करो 2000-3000 हमने दिल्ली में देख लिया, देयर विल बी मच मोर। हम सबको टेस्ट नहीं करते हैं, ना ही इंडिकेशन है कि आप जरा सा भी फ्लू हो तो आप स्वाइन फ्लू का टेस्ट करना शुरू करें, क्योंकि अगर माइनर प्रॉब्लम है तो कई बार दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ती, सर सिम्टोमेटिक केयर से ही आप ठीक हो रहे हैं। सो ये तो तभी है जब फीवर नहीं टूट रहा और 2 दिन से ज्यादा बुखार आपका नीचे ही नहीं आ रहा और सिम्टम बहुत ज्यादा है, तो आप जाके स्पेशलिस्ट से परामर्श करें, क्योंकि जो इसकी दवाई भी है वो भी अगर फर्स्ट 48 आवर्स से मैक्सिमम 72 आवर्स में काम करेंगे तभी वर्क करेगी। बाद में बढ़ने के बाद, प्रॉब्लम बढ़ने के बाद दवाई काम भी नहीं करती। अगेन सबको नहीं कह रहा हूँ टेस्ट करें, लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिनकी जो जरा सिम्टम ज्यादा लक्षण है, जैसे अगर एक आध सिम्टम अलग, जैसे आप कह रहे हैं तो डेफिनेटली स्टमक एक हो रहा है, डायरिया हो रहा है, टेस्ट जा रही है, या जैसे और हेडेक हो रहा है, और सिवियर काफ पेन है, और कंफ्यूजन हो रही है, तो प्लीज इमीडिएटली टेस्ट करें और एक स्पेशलिस्ट से जरूर राय ले लें। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेग्नेंट फीमेल्स हमेशा जब भी कोई आउटब्रेक होता है या कोई भी वायरस आता है तो सबसे पहला ध्यान उन पर ज़रूर जाता है, बुजुर्ग, बच्चे और फिर प्रेग्नेंट फीमेल्स। तो अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं, इस दौरान प्रेग्नेंट फीमेल्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल्स को खास सावधानी रखनी चाहिए स्वाइन फ्लू में। उनमें काफ़ी सीवियर फॉर्म हो सकता है, स्पेशली 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर की फीमेल्स में। सो उनको जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको मेरा यही सजेशन है कि इस मौसम में अवॉइड गोइंग टू क्राउडेड प्लेस, जितना हो सके घर में ही रहे, और अगर जाना बहुत ज़रूरी है तो प्लीज़ मास्क रखें, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग इज़ टू बी फॉलोड, क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल्स आर द वन जो बहुत ज़्यादा प्रोन होती हैं सिवियर फॉर्म होने के लिए, स्पेशली व्हेन दे आर कैरिंग अ चाइल्ड। तो हमेशा इनके लिए और हमेशा चैलेंज होता है इनके लिए टू कैरी ऑन। सो प्लीज़ अवॉइड गोइंग इन क्राउडेड प्लेस। जी। अच्छा, आपने ये भी कहा कि आप हर किसी को ये सलाह नहीं देंगे कि वो जाएं और टेस्ट कराएं, तो वो कौन से लोग होंगे जिनको कहा जाएगा कि वो टेस्ट के लिए जाएं ही जाएं? अगर बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ किसी को फ्लू है, हाई ग्रेड फीवर है और बहुत ज़्यादा हेडेक है, स्टमक एक है, काफ पेन है, और या दोस्त पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तो उनको ज़रूर मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ जाके टेस्ट कराएं, क्योंकि अगर इनमें आता है तो हमको दवाई जल्दी शुरू करनी चाहिए। कोई इम्यूनो कॉम्पिटेंट अच्छा खासा इंसान है जिसको हल्का सा फ्लू हुआ है, तो सबको नहीं मैं कहूँगा कि आप जाके फ्लू का टेस्ट कराएं, क्योंकि वो ये फ्लू नॉर्मली रूटीन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से या सपोर्टिव केयर से ही ठीक हो रहा है, ठीक हो जाएगा। तो टेस्ट कौन से होंगे इसके लिए? तो RT-PCR होता है, वो जैसे कोविड में भी होता था, इसका भी RT-PCR होता है। वो थ्रोट स्वैब लिया जाता है, फिर उसका टेस्ट किया जाता है और रिपोर्ट भी बड़ी जल्दी 3-4 आवर्स में आ जाती है हमारे पास। तो जैसे अब रिपोर्ट आ गई और पता चला कि किसी को N1H1 है, तो आपने भी कुछ देर पहले कहा कि अगर आपने टाइम से मेडिसिन शुरू कर ली, अगर आप टाइम से मेडिसिन शुरू नहीं करते हैं तो किस तरह के खतरे बढ़ सकते हैं?
तो ये सीवियर फॉर्म में जा सकता है ना, हाइपोक्सिया हाँ। ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, और वो बुखार हाई ग्रेड रहेगा और आपको कन्फ्यूजन होगी, तो मसल क्रैम्प्स और चलने में दर्द, बिकॉज काफ़ी सीवियर ये मसल पेन करता है, एंड देन यू आर सफरिंग फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो जितनी जल्दी मेडिसिन हम शुरू कर लेंगे तो हम इसको कवर कर लेंगे। कुछ जाके लेबोरेटरी टेस्ट किया, जैसे हमने थ्रोट का करा, इसी तरह एक मल्टीप्लेक्स टेस्ट भी आते हैं जिसमें सारे वायरसेस टेस्ट हो जाते हैं, जिसमें कोविड भी होता है। तो उसमें क्योंकि हमें तो नहीं पता कि कौन सा वायरस है, तो वो भी टेस्ट होते हैं जिसमें ये भी बता सकता है कि वो H1N1 है या कोविड है या दूसरा वायरस है। ये भी टेस्ट अवेलेबल है। एक फ्लू पैनल होता है जो सिर्फ डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ टेस्ट बताता है, H1N1 है, H3N2 है या H5N2, बिकॉज H3N2 भी इस टाइम काफ़ी है, तो ये कौन सा स्ट्रेन है वो पता कर लेते हैं। सबसे पहले कि इन्फ्लुएंजा ए है कि इन्फ्लुएंजा बी, ये सारी इन्फ्लुएंजा ए के है H1N1 जो इस टाइम प्रेवलेंट है, जिसके लिए दवाई काम भी करती है सिस्टम में। तो H3N2 भी आपने बात की और H5 और ये भी, तो क्या सब अगर है तो कोई आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, आप अपना केयर करें, सब एक ही तरह से ठीक होंगे? ये सारे भाई बंधु हैं, मतलब थोड़ा सा जेनेटिक चेंज हो गया, H1N1 से H3N2 चले गया, वो भी स्वाइन फ्लू का ही वेरिएंट है। थोड़ा ये होता है कि वो एल्डरली में ज़्यादा है तो ये यंग में ज़्यादा है, H1N1 तो यंग में ज़्यादा है तो H3N2 एल्डरली में ज़्यादा है, बट मोर और लेस है वही, एक छोटा सा वेरिएंट है, वही सिम्टम्स है, वही ट्रीटमेंट रहती है, वही कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट रहती है, वही प्रिकॉशंस लेनी है। हाँ, पिछली बार मुझे याद है हमारी जो बातचीत हुई थी उसमें आपने कहा था कि वायरस हमारे बीच नहीं आए हैं, हम उनके बीच आए हैं। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि वायरस हमारे से पहले है, हाँ, हम उनकी जगह में आए हैं। तो वो हम जहाँ भी चेंज करने की कोशिश करेंगे, वो हमसे स्मार्ट है, वो थोड़ा और चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो ये कैन नॉट इरेडिकेट, हम उनको किल नहीं कर सकते हैं, और वो क्योंकि दे विल कीप ऑन चेंजिंग, सो हमको उनके साथ रहना पड़ेगा। हाँ, वो बदलते रहेंगे, क्यों ना हम भी अपना लाइफस्टाइल बदलने पे ध्यान दें। जैसे अगर आपको पता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, आप एल्डरली हैं, बच्चे हैं, तो आपको चांसेस ज़्यादा हैं, आप इजीली संक्रमित हो सकते हैं, तो ऐसे में आप अपनी डाइट कैसे रख सकते हैं? कुछ उस तरह की चीज़ें एडवाइस। देखो, मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि कोई भी इलनेस हो, डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि ज़्यादा खाना खाएं, बट पौष्टिक आहार लेना बहुत ज़रूरी है। और खासकर वायरसेस में जब आपको बुखार आ रहा है और पसीना आ रहा है, तो अपनों को हाइड्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी आपका लूज होता है, स्पेशली व्हेन यू आर प्रिस्पायरिंग। जब आपको अच्छे से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, दवाई खाने के बाद पसीना कई बार और भी ज़्यादा आ जाता है, टॉक्सिन बढ़ते हैं, तो उस टाइम पे आपको इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी की कमी हो सकती है। तो अच्छे से पानी पी के रखें, इलेक्ट्रोलाइट्स अपना मेंटेन करके रखें, इसलिए वो काफ पेन भी होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको समटाइम इलेक्ट्रोलाइट की इम्बेलेंस हो जाता है। सो खूब हाइड्रेट करके रखें, फ्रूट्स वगैरह खूब लीजिए, खाना अच्छे से लीजिए, अगेन पौष्टिक आहार, वेल बैलेंस्ड डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। राइट, लेकिन होता ही है कि उसी दौरान आपको कुछ चटपटा खाने का मन करता है। सो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चटपटा खाना को थोड़ा अपने आप को समझाना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज नॉट द टाइम टू हैव चटपटा खाना। इस टाइम तो ये है कि आपको सर्वाइव करना है, तो प्लीज टेक अ वेल बैलेंस्ड घर का खाना, बाहर का तो बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा कि आप खाएं। अच्छा, हम खाने की बात करें तो एक ये भी सिम्टम देखा गया है कि भूख एकदम ही मर जाती है इसमें, तब आप मतलब क्या वेट ही करें कि जब जैसे जैसे रिकवर करेंगे भूख भी ठीक होगी, या आपको साथ में कुछ सप्लीमेंट वगैरह लेने चाहिए? जिस तरह हम काफ की, मैं मसल्स की बात कर रहा हूँ, पेन के लिए, उसे एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी पड़ते हैं, पेट में दर्द, और डायरिया इज आल्सो वन ऑफ द सिम्टम, जो साइन है जो इसके अंदर होता है। तो ऑब्वियस है कि आपकी भूख जो होगी, किसी की भी, जिसको भी इन्फेक्शन होगा, इनफैक्ट कोई भी इन्फेक्शन हो तो भूख तो उस टाइम पे कम हो ही जाती है, कि आपको दिल ही नहीं करता कुछ खाने के लिए, क्योंकि ये आप बिल्कुल एवरीथिंग इज गॉन डाउन, आपका मेटाबॉलिज्म भी खराब हो गया होता है, कि आप मेटाबोलाइज ही नहीं कर सकते खाने को जल्दी, कि आपको फिर भूख लगे, सब स्लो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों के कारण भूख डेफिनेटली लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। तो वो आप वेट कर सकते हैं जैसे जैसे आप ठीक होंगे। हाँ, देखो, ये क्योंकि फॉर्चुनेटली बहुत लंबी बीमारी नहीं है, 4-5 दिन रहती है, डेफिनेटली अप टू 7-8 डेज वीकनेस जरूर रह लेती है, लेकिन वायरस 3-4 दिन के अंदर मर जाता है, और फिर आपकी धीरे धीरे करके एपेटाइट वापस आ जाती है, एंड यू आर एज फिट एज बिफोर। तो मरीज को इतने ही दिन आइसोलेटेड रहना चाहिए, उसके बाद वो बाहर आ सकते हैं? नॉर्मली 1 to 4 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, 4-5 दिन होता है, अप टू 7 डेज तक कहते हैं कि इन्फेक्ट कर सकता है आगे। इससे ज्यादा फिर वो अनलाइक कोविड, जहाँ का इंक्यूबेशन पीरियड इतना ज्यादा था कि वो काफी देर तक मरीज इन्फेक्ट करता था,
ये इसका इतना नहीं है। लॉन्ग कोविड अभी भी केसेस देखने को मिल रहे हैं। या वो तो उसके आफ्टर इफेक्ट है लॉन्ग कोविड के, उसके बाद भी अभी तक लोगों को, कईयों को लंग्स में, हार्ट में, कहीं वो प्रॉब्लम अभी तक है कोविड के बाद। तो अगर किसी को H1N1 होता है तो वो अपने नॉर्मल रूटीन में कब तक लौट सकते हैं? विद इन अ वीक, ऑफ कोर्स थोड़ी सी वीकनेस जरूर रहेगी, लेकिन विद इन अ वीक वो अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं, प्रोवाइडेड उन्होंने सही टाइम पे मेडिसिन ले ली हो और अपना पूरा सावधानियां रखी हो, रेस्ट किया हो। और क्योंकि यहाँ पे रेस्ट बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि जब आपको मसल सारी वीक हो रही है और आप उसको ओवर एक्सर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। तो ऑलवेज टेल देम टू गुड हाइड्रेशन, गुड फूड एंड रेस्ट एट होम अलोंग विद द मेडिकेशन विल क्योर द प्रॉब्लम। राइट। क्या ऐसा भी है कि एक बार ठीक होने के बाद H1N1 दोबारा हो सकता है? देखिए, इन्फेक्शन है, ये लाइफ टाइम इम्यूनिटी तो आती नहीं। अगर हमने ये H1N1 हो गया तो दोबारा होने को हो सकता है। इवन जब वैक्सीन ले ली हो तब भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा सीवियर फॉर्म ना हो, और फिर जैसे मैंने कहा H1N1 का कोई और वेरिएंट आ जाएगा, वो हो सकता है। तो वायरल इन्फेक्शन कभी भी दोबारा हो सकता है हमारे को, जब भी हम खत्म भी होता है तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इसकी नहीं होती है, दोबारा होने के भी चांसेस रहते हैं। एक सवाल मेरे पास है, क्या ठंडा पानी या आइसक्रीम खाने से H1N1 बढ़ सकता है? नहीं, इससे कोई H1N1 इज इन्फेक्शन, हाँ, उससे ठंडा पानी या आइसक्रीम से नहीं बढ़ता है। बट ऑफ कोर्स बहुत चिल्ड वगैरह हम वैसे अवॉइड करते हैं इन पेशेंट जो जिनको फीवर होता है। अदरवाइज ये एक इन्फेक्शन है जो नॉर्मली ड्रॉपलेट से या एयरबोर्न है, उसी से बढ़ता है, उसी से फैलता है। डॉक्टर साहब, आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपने कोविड में भी मतलब जिस तरह से काम किया था वो काबिले तारीफ था। ये अभी जो टाइम चल रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है और लोगों में भी बहुत चिंताएं और मिथ्स भी बहुत फैल रहे हैं H1N1 को लेकर, आपको क्या लग रहा है कि H1N1 की सबसे बड़ी चिंता की बात क्या हो सकती है? घर में जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या एनीवन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कोई पैनिक वाली बात नहीं है एट प्रेजेंट, क्योंकि ये जो H1N1 है फैल रहा है, नंबर ज़्यादा है, लेकिन पेशेंट सब ठीक हो रहे हैं। तो अगर आप सावधानी रखेंगे तो इसको फैलने से बचा पाएंगे। दूसरी बात है, सही समय पे आप ट्रीटमेंट ले लेंगे, मेडिसिन है या फिर इवन कंजर्वेटिव या सपोर्टिव केयर है। अगर आपका खान पान का अच्छा रखेंगे, आइसोलेट करेंगे तो इसको काबू पा लेंगे। ऐसी कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, बट प्रिकॉशन इज मस्ट। किस तरह के केसेस अभी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं? आप डेली ओपीडी में होते हैं? देखिए, ओपीडी में हर तरह के पेशेंट आते हैं, जो चल के इम्यूनो कॉम्पिटेंट आते हैं। उनमें से जब हम करते हैं, कई बार टेस्ट करना पड़ता है, तो उसमें दे आर एम्बुलेंटरी रहते हैं, घर में रहते हैं, घर में ठीक हो रहे हैं। लेकिन कुछ पेशेंट हैं जो ज़्यादा सिक होते हैं, जैसे इनको जैसे अभी भी एक पेशेंट है जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है, वेंटिलेटर पे है, तो बट वो अब धीरे धीरे वो भी ठीक हो रहे हैं। लेकिन हमेशा से जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं उनको मैं जरा अग्रेसिवली टेस्ट करा लेता हूँ जहाँ भी मेरे को लगता है कि स्वाइन फ्लू की तरफ जा रहा है, क्योंकि इनमें हमारे पास विंडो पीरियड बड़ा छोटा होता है कि विद इन 2-3 डेज मेरे को दवाई शुरू करनी है, अदरवाइज फिर बाद में वो इतनी इफेक्ट नहीं करती है। सो उनमें हम जरा ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट है उनको तो हम नॉर्मल मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं, उनके लिए इतना हमको स्वाइन फ्लू की टेस्टिंग नहीं करनी पड़ रही। तो ऑफ कोर्स नंबर मे बी मोर जो आ रहे हैं, बट डोंट पैनिक, सब ठीक हो जाएगा। वाली सिचुएशन नहीं है। ठीक, आपने कहा दवाई देर हो जाती है तो उतनी इफेक्टिव नहीं करती है, तो फिर उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होता है? सपोर्टिव केयर ही है, लेकिन तब तक वो पेन तो अब सहना पड़ेगा ना आपको। वो 2 दिन का पेन के बजाय 7 दिन पेन है, 7 दिन का फीवर है, 7 दिन की लॉस ऑफ एपिटाइट है, तो और कई बार वो ठीक नहीं होते हैं, निमोनिया बायलैटरल हो जाता है, सुपर एडेड इन्फेक्शन आ जाते हैं। तो इसलिए दवाई जल्दी से असर करने के लिए, और इसका असर भी विद इन 48 to 72 आवर्स होता है दवाई का, उसके बाद से तो फैल गया होता है, उसने ऑलरेडी जो डैमेज करना था कर दिया कर चुका होता है। जी, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप देख रहे हैं H1N1 को लेकर कि लोग बार बार कर रहे हैं? देखिए, एक तो वो बताते नहीं है कि मेरे को बुखार है, हल्का सा खांसी जुकाम है, और चले जाते हैं अपने काम पे और इवन ऑफिस में या स्कूल में। वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप फॉर्चुनेटली ठीक है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, तो आपको तो नहीं होगी। बट अगर आप किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के पास चले जाएंगे या किसी बुजुर्ग या बच्चे के पास चले जाएंगे और उनको इन्फेक्ट कर देंगे तो उनके लिए मुसीबत हो सकती है। इसलिए अगर किसी को भी सिम्टम्स है तो प्लीज अपने आप को आइसोलेट करें, डिस्टेंस रखें, क्योंकि हमारे हमेशा दो जिसको हम कहते हैं हमारे कर्तव्य है, एक तो अपने आप को ठीक रखना और एक दूसरा को फैलाने से बचाना। ये नहीं कि हम ठीक नहीं है तो दूसरा भी ठीक ना हो, हम बल्कि बचाओ, दूसरों को तो बचा लो, हम भी ठीक होंगे, दूसरे भी ठीक होंगे, ये एटीट्यूड लेके चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आखिरी 3 सवाल लेती हूँ। एक तो अभी फेस्टिवल आ रहे हैं,
और ये भी फैले हुए हैं, काफ़ी सारे संक्रमण हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप क्या सलाह देंगे लोगों को? वही कि आप मास्क लगा के रखें। यस, वो सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और मास्क जो हमारा जो वो चल रहा है, एंड वैक्सीनेशन, ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन का टाइम 2 होता है, जैसे मैंने कहा था, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, 2 तरह की वैक्सीन आती है हमारी। ये टाइम पे है जो हमारे को लगाएंगे तो आगे के लिए प्रिवेंट करेंगे, और एक मार्च अप्रैल में आता है तब भी वैक्सीन उससे पहले ले सकते हैं। वैक्सीन फीवर आने के बाद लेने का कोई फायदा नहीं है, उससे पहले लेना है। हाँ। और अगर किसी को फीवर हो गया तो वेट फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर यू गेट वैक्सीनेटेड, क्योंकि एक्यूट इन्फेक्शन में वैक्सीन नहीं लगाना होता। तो वैक्सीन जरूर लगाएं, मास्क लगाएं, हैंड हाइजीन रखें, और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, एल्डरली है, बच्चे हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अननेसेसरली डोंट गो इन द क्राउड, डोंट गो आउटसाइड इन द क्राउडेड प्लेसेस जब तक बहुत ज़रूरत ना हो, और अवॉइड, और जाना पड़े तो प्लीज़ मास्क लगाएं। प्रेग्नेंट फीमेल्स अगर इन्फेक्टेड हो जाती हैं तो बच्चे को तो कोई खतरा नहीं है इससे? ये है, मतलब बच्चों को, माँ को, दोनों को खतरा होता है, कभी भी स्वाइन फ्लू हो जाए। तो इसलिए मैं इन्हीं को कहता हूँ जरा अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर मदर को कुछ होगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली विल गेट इन्फेक्टेड, अफेक्टेड आल्सो। सो प्लीज टेक फुल प्रिकॉशंस। जी, आपने हम बच्चों की बात कई बार कर रहे हैं, इस केसेस भी काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी वो सिचुएशन है कि स्कूल्स को ऑनलाइन क्लासेस कर देनी चाहिए कि इन्फेक्शन कम हो, या नहीं अभी? नहीं, आई थिंक अभी ऐसा कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। मैं अभी ठीक है, बच्चे जो जा रहे हैं स्कूल बिल्कुल चलता रहे। हाँ, पेरेंट्स के लिए रिक्वेस्ट मैं ये करूँगा कि बच्चों में ज़रा भी अगर सिम्टम्स हो तो प्लीज़ स्कूल ना भेजें। ठीक, तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर संदीप नायर, जिन्होंने आपको ये बताया कि अगर आप संक्रमित हैं भी तो अपना बचाव कीजिए और दूसरों तक संक्रमण फैलने से बचाइए, और साथ ही आपको ऐसी हेल्थ टिप्स भी दी जो आपके जीवन में खूब काम आएंगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं अनीता शर्मा जल्दी आपसे फिर मिलूंगी। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ बने रहिए और NDTV इंडिया देखते रहिए।